स्वागत है आप सभी का लर्नस्पायर पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग आईपीसी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। भाइयों, अगर पहले वाले तीनों नहीं देखे ना यार, तुरंत देख के आओ, मजा तो तभी आएगा। तो फिर आज हम लोगों को पता है क्या क्या बात करनी है। आज हम लोगों ने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि हम लोग आज से आईपीसी के सेक्शंस को पढ़ना शुरू करने वाले हैं, है ना। तो आप सब भी उसका इंतजार कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। देखो ऐसा है, हम लोग सेक्शंस को शुरू करने से पहले आईपीसी के प्रीएम्बल को देखेंगे। हैं प्रीएम्बल आईपीसी का? मैंने तो सुना था कॉन्स्टिट्यूशन का था, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू, याद आ रहा है ना। लेकिन भाई मेरे आईपीसी में भी प्रीएम्बल है, चलो रीड करते हैं तब समझ में आएगा। बैट उठाया है ना, ऐसा मत कहना कि नहीं उठाया। चलो, सेक्शन नंबर 1 से जस्ट ऊपर लिखा हुआ है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को रीड करते हैं भाई। Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows। देखो अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, Whereas it is expedient to provide, expedient शब्द का अर्थ समझो मेरे भाई, कन्वीनियंट और हेल्पफुल। Whereas it is expedient to provide, whereas it is convenient और helpful to provide a penal code। penal code का मतलब समझो, a code which defines crimes and its punishments। देखो इंडिया के अंदर जहां जहां कन्वीनियंट हो और हेल्पफुल हो, एक ऐसा कोड लाना जिसमें डिफरेंट क्राइम्स और पनिशमेंट्स एनलिस्टेड हो, वहां ये लाया जाएगा। ये बता रहा है इंडियन पिनल कोड का प्रीएम्बल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब हम लोग सेक्शन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो मेरे भाई, नामकरण करते हैं हम लोग। 3 क्लासेस से बात कर रहे हैं। इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड। नाम किसी ने तो दिया होगा इसको, इंडियन पिनल कोड। हाँ भाई, सेक्शन नंबर 1 बात करता है इसके नामकरण की और इसके एक्सटेंट की है, कहां कहां तक फैला है। तो चलो रीड कर लेते हैं, समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। तो सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड टॉक्स अबाउट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इसके आगे स्टार्ट वगैरह देख रहे हो ना, नीचे पढ़ोगे समझ में आएगा क्या बात कहना चाह रहा हूं। कि देखो पूरे भारत में ये इंडियन पिनल कोड इंप्लीमेंट होगा और इसका नाम इंडियन पिनल कोड होगा, ये बात बता रहा है सेक्शन 1। ज्यादा कुछ कठिन तो नहीं था। एक छोटी सी बात सुन लो ऐसे कि हुआ क्या कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, है ना। उससे पहले यहां पे पता क्या लिखा होता था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि ये पूरी ज्ञानबाजी जितनी भी इंडियन पिनल कोड के अंदर दी गई वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं इंप्लीमेंट होगी। लेकिन अब वो इसमें किसी काम का नहीं है। अब हम लोग होल ऑफ इंडिया को लेके चलते हैं, ठीक है। आ रहा है ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसको मैं समझाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। देखो, whenever any crime is committed, then the location of the crime where it is committed will be taken into account when we will decide which court will have the jurisdiction. The nationality and the location of the offender will not have any significance. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो, कांड मैंने मुंबई में किया तो मुंबई वाली कोर्ट का दम ज्यादा रखेगा, ना कि मैं अगर जो है किसी और कंट्री का निवासी, कोई मतलब नहीं मेरे को, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये बात बैक ऑफ द माइंड रखनी है और फिर हम लोगों को सेक्शन 2 को पढ़ना है, ठीक है। देखो सेक्शन 2 क्या बात करता है, पहले रीड कर लो सेक्शन, ठीक है, तब हम लोग उसको भागों में तोड़ के डीप में स्टडी करते हैं, है ना। देखो सेक्शन 2 को रीड करते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। विद इन इंडिया से समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन की, मतलब कि
इंडिया की जितनी टेरिटरी फैली हुई है उसके अंदर जो ऑफेंसेस कमिट होंगे उसकी बात हो रही है। अब समझो, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। एवरी पर्सन, भाई मेरे, पर्सन क्या होता है पढ़ा ही नहीं तो कहां से पढ़ोगे? याद करो, पिछली क्लास में बताया था, जहां जहां टर्म्स आएंगे जिनको जनरल डेफिनेशन के चैप्टर से पढ़ना होगा हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे समय देखो यार, पर्सन समझने के लिए सेक्शन नंबर 11 में पहले चलो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? चलो एक पन्ना पढ़ते हैं। सेक्शन 11, पर्सन क्या होता है? द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। देखो यार, ये बेसिकली पता क्या बताना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जो नेचुरली पर्सन की डेफिनेशन हम लोग कंसिडर करते हैं ना, क्या मैन और वुमेन, थर्ड जेंडर, केवल वो नहीं है भाई मेरे। पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन्स, मैन वुमेन, ठीक है, मैन वुमेन, ये तो आएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन, ये क्या है बताऊंगा। कंपनीज और कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस, इन सबको आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया। तुम कहोगे भाई क्यों? देखो यार, इनके पास भी राइट टू सू है, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, मतलब वेरियस प्रकार के राइट्स जो कि इसके खिलाफ इसके पास हैं वो इसके पास भी दिए गए हैं। क्यों? अब तुम कहोगे क्यों? देखो यार, ऐसा है, किसी भी चीज के प्रोटेक्शन के लिए लोगों को लॉ से डरना जरूरी है ना? अगर तुम जैसे सुना होगा तुम लोगों ने, गंगा को भी एक लीगल एंटिटी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है? क्यों? ताकि अगर गंगा के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट करे तो उस पर केस हो सके। गंगा का केस कौन लड़ेगा? अगर गंगा को एक लीगल पर्सन नहीं डिक्लेयर करेंगे तो उस हिसाब से। और समझोगे, लीगल पर्सन क्या होता है भाई मेरे? देखो, लीगल पर्सन आइडल, जैसे एक मूर्ति हम लोग मंदिर की मान लो ले लेते हैं, ठीक है? तो आइडल्स को हम लोग लीगल पर्सन के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ऐसा है कि मान लो मंदिर के खिलाफ कोई केस हुआ या मंदिर का कुछ नुकसान किसी ने कर दिया, तो अब वो किस नाम से केस लड़ेगा या कौन आगे आएगा मंदिर के लिए वो केस लड़ने? तो उसके आइडल को हम लोग एक लीगल एंटिटी, एक लीगल पर्सन की संज्ञा देते हैं। समझ रहे हो? समझ में आना चाहिए। अब देखो यार, अब देखो एक चीज समझो यहां पर, ये तो रह गई पर्सन की डेफिनेशन। अच्छा एक और बात, पर्सन के अंदर एक मतलब अनबॉर्न चाइल्ड जो कि अपनी मदर की वूम्ब में है, उसको भी हम लोग पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। ये बात याद रखोगे, ठीक है? हाँ, अब एक बात और सुनो। देखो यार, कॉर्पोरेशंस जो होते हैं ना, कॉर्पोरेशन, उनको मर्डर या फिर क्रिमिनल होमिसाइड या फिर किसी भी ऐसे लीथल क्राइम के लिए हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पनिशमेंट क्या, मतलब डेथ पेनल्टी दोगे तुम कंपनी को? डेथ पेनल्टी कैसे दोगे? नहीं दे सकते। तो कंपनी को जब हम चार्ज करेंगे तो तुम एक बात बताओ, हम लोग किसके लिए चार्ज करेंगे? हम लोग चार्ज करेंगे क्वाजी क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। क्यों? क्योंकि इनको मर्डर की सजाएं नहीं दी जा सकती, समझ रहे हो? ये कैसे कांड करेंगे? नॉन रिपेयर ऑफ ब्रिजेस हो गया, न्यूसेंस हो गया, इस तरह के कांड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, चलो हम लौट के चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। हम लोगों ने जनरल डेफिनेशन से सेक्शन नंबर 11 को पढ़ लिया। अब इसका यूज हो रहा है पर्सन के नाम पे, किसमें? सेक्शन नंबर 2 में। तो उसको हम लोग फिर से रीड करते हैं। चलो देखते हैं कि भाई मेरे, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, ठीक है? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। एवरी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा मेरे भाई? देखो, सिटीजन्स,
नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर्स, सबके सब। अब देखो क्यों होंगे? अब तुम कहोगे फॉरेनर्स क्यों होंगे भाई? तो मैं कहूंगा मेरे भाई, अगर वो लोग जब यहां आते हैं तो किसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं? दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन लॉ, सो दे मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंडियन लॉ इफ दे कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस ऑल्सो। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, नॉन जुडिशियल पर्सन जो है ना, वो यानी कि कंपनीज और कॉर्पोरेशंस, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर इसमें एवरी पर्सन में इंक्लूड कर दिए तो भाई मेरे, इनको कैसे चार्ज करोगे उन ऑफेंसेस के लिए जो सिर्फ एक मनुष्य कर सकता है? बाइगमी हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, कैसे चार्ज करोगे? तो यहां पे तो आईपीसी का एप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगा। सो अंडर दिस डेफिनेशन दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये हमें समझने की बात है, डायरेक्टली ऐसा लिस्टेड नहीं है। ठीक है, देखो अब हमने कहा कि हर किसी बंदे को इसके अंडर पनिशमेंट दी जाती है, तो मैं कहता हूं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोगों को छोड़ा जाता है। तुम्हें याद आ रहा होगा कि बचपन में पापा कहते थे कि आईएफएस बन जाओ और फिर तुम पे कोई केस नहीं कर पाएगा, बाहर जाओगे तो तुम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहता हूं क्यों? देखो यार, इम्यूनिटी मिलती है इन लोगों को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यहां पे पर्टिकुलर कंट्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट। ठीक है, तुम लोगों को शायद सेक्शन क्लैट के टाइम पे शायद पढ़े होंगे कि आर्टिकल 361 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज और प्रोटेक्ट्स गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग देयर ऑफिस। ड्यूरिंग देयर ऑफिस समझ रहे हो? मतलब कि पद की गरिमा है, समझ रहे हो? देखो यार, ये लोग जब अपने साथ जो है इस पद को जब धारण किए होते हैं, तब ये उस कंट्री या स्टेट की सोवरेनिटी को हाथ में रखते हैं। हाथ में रखते हैं मतलब खुद साथ कैरी करते हैं। तो अगर इन लोगों पे ये लॉ अप्लाई होंगे, या फिर ये लोग जैसे बाहर जाते हैं या बाहर की कंट्री के लोग यहां, बाहर की कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां आते हैं, उनपे अगर लॉ अप्लाई होंगे, आईपीसी या कोई भी, तो वो उनकी सॉवरेनिटी को हिंडर करने के बराबर माना जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए हम लोग उनको इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई समझ में? तो आज हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन करते हैं जो कुछ डील किया उसको। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर हम लोगों ने देखा कि नेम ऑफ जो है आईपीसी वो कैसे है, एक्सटेंट कहां कहां तक है, हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में बात करी कि वास्तव में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और हम लोगों ने सेक्शन 2 देखा। सेक्शन 2 के देखते में दौरान हम लोगों ने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसमें हम लोगों ने लोकेशन ऑफ द क्रिमिनल, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो मैटर कर दिया। फिर हम लोगों ने इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन समझा, टेरिटरी क्या होती है वो समझा। उसके बाद एवरी पर्सन की जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है उसको समझा। मेरे भाई, पर्सन जब बात आई तो हम लोग पर्सन्स की डेफिनेशन को देखने के लिए सेक्शन 11 पे गए। सेक्शन 11 में हमने नेचुरल पर्सन देखा, आर्टिफिशियल पर्सन देखा, लीगल पर्सन देखा। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा क्वासी क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, एक बात और, अनवॉन्ट चाइल्ड भी पर्सन की डेफिनेशन में कंसीडर होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आईपीसी का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया तुम लोगों को, सेक्शन 1 और 2 पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 to 5 कवर करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो घंटा दबाओ, सब्सक्राइब करो और मजे करो।